सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और विविध भारती के तमाम श्रोताओं को सखी सहेली के मंच से शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है आरती? आज आपके चेहरे की मुस्कान देखकर तो भाई दिल बाग बाग हो गया। बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा, थोड़ी मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पे होनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो अगर सामने वाला आपको देख रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे भी वो मुस्कान जो है वो ट्रांसफर हो जाती है और वो जो एक माहौल होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल, खुशनुमा हो जाता है। मौसम खुशनुमा हो चला है वैसे आपकी मुस्कुराहट ने इस स्टूडियो का मौसम खुशनुमा बता दिया। चलिए बताइए आज क्या लाई हैं आप पिटारे में? आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पे हम बात करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, और विश्व इमोजी दिवस भी है आज, यानी कि मुंह बनाने के दिवस भी है। क्या बात है, तरह तरह के मुंह बनाना। अच्छा, तभी आप वहाँ सोफे पे बैठ के जब मैंने एंट्री ली तो आपने एक बड़े एक आर्टिस्टिक सा मुंह बनाया था। हाँ, क्योंकि मैं उसमें थी कि इसमें क्या लिखना चाहिए, क्या इसके ऊपर होना चाहिए, कितनी एक अलग ही चीज है ना। अगर हम बोलते हैं बहुत चीजें बोल के बता लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से आमने सामने बात नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है ना, हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई बार कुछ बोलते नहीं है, है ना, सिर्फ एक छोटा सा इमोजी भेज देते हैं। अब देखिए ना सोशल मीडिया पर हमारे जो भी कमेंट्स आते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ अपने मैसेजेस शेयर करते हैं तो उसमें प्यारी प्यारी इमोजीज हम सेंड करते हैं। और क्या है और पिटारे में आपके? और हम लेकर आए हैं एक मुट्ठी बचपन सहेजे रखे। क्या बात है, बचपन की याद दिला दी। बचपन तो बहुत सारा रखना चाहिए हमेशा अपने दिल में, लेकिन एक मुट्ठी बचा के हमेशा तामुर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों आप तैयार हो जाइए इस पर अपनी बातें लिखने के लिए कि जैसा कि आरती बता रही हैं कि एक मुट्ठी बचपन सहेज कर रखना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। बिल्कुल, मैच्योर होना अच्छी बात है पर थोड़ा बचपना भी होना चाहिए। बिल्कुल, दिल में बच्चा अपना जो होता है एक बच्चा वो जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। और हम आज घूमने भी जाने वाले हैं। कहाँ ले चल रही हैं? आज हम लेके जाएंगे आपको बिलीगिरी रंगा हिल्स की तरफ, कर्नाटक। क्या बात है। और कुछ है पिटारे में? और भी कुछ है, इसमें मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? मुझे आपसे भी कुछ कहना है, श्रोताओं को हमसे कुछ कहना है, हम सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ कहना ही होता है। तो कह डालें अपने दिल की बात। और क्या? बिल्कुल। और आज हम कहेंगे किस विषय पे, ये भी तो सुन लें। आज हम कहेंगे अजब गजब कहावतें और जो मुहावरे होते हैं ना उसके बारे में। बचपन याद आ गया ना। देखिए बचपन भी सहेजे रखें और बचपन से जुड़ा हुआ ये चीज है ना कि मुहावरे कहावतें है ना, क्यों बचपन क्यों मतलब बड़े होने के बाद भी वो काम आती हैं। हम एक दूसरे से जब बात करते तो अचानक बेसाख्ता ही निकल जाती है। जैसे कि अभी एक वाकया हो गया स्टूडियो में हमारे। हाँ बिल्कुल, वही मैं चाह रही थी उस चीज को जरूर बताएं। जरूर बताएंगे, लेकिन गाना हो जाए। बिल्कुल, एक गीत के बाद। चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। चुलबुला है सनम तुम्हारे हो लिए, किस तरह यकीन हमको आए ये तो बोलिए। तो सुन लो तो सुन लो तो सुन 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 तो सुन लो जी, कहता है क्या जमाना। ओ देखो जी, धोखे में आने जाना। यार चुलबुला है
गया नशा। उल्टी से बोलो कहे ये हाल क्या? अरे तुमने जो देखा तो आ गया नशा। चल रहा है तीर दिल बचाइए बचाइए। पहले नैनों की झुकी कमान तो उठाइए। तो देखो तो देखो तो दे 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 तो देखो जी दिल हो गया निशाना। तो दो जी फिर क्या कर दीवाना, यार चुलबुला है। किसने ये हंसी शक्ल बनाई है? ऐसा लग रहा है तुमने गहरी चोट खाई है। तो देखो तो देखो तो देख 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 तो देखो जी इस दिल का दिल मिलाना। तो देखो जी धोखे मियां न जाना। यार चुलबुला है हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा। तो बोलो जी फिर क्या कर दीवाना। तो देखो जी धोखे मियां न जाना। तो बोलो जी फिर क्या कर दीवाना। तो देखो जी धोखे मियां न जाना। तो भाई ये गाना सुनवाया हमने, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाजें थी, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत था। फिल्म का नाम बताएंगे? दिल देख के देखो। क्या बात है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। आरती, कितना गर्व महसूस होता है ना जब आकाशवाणी का होता है कि ये 90 वर्ष की ओर अग्रसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्व होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें जुड़ने का अवसर मिला। जी है ना, बिल्कुल। तो चलिए अब आप अपने जो आपके सेगमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला सेगमेंट क्या ले रही हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्याय दिवस के ऊपर। न्याय की बात तो सबसे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम मना रहे हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है ये। और ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सबसे गंभीर अपराधों, जिसमें कि नरसंहार, जो युद्ध अपराध होते हैं, और मानवता के विरुद्ध जो अपराध शामिल हैं, उसके लिए मनाया जाता है। इसकी जवाबदेही के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व पर प्रकाश डालता है ये जो दिन है, और वैश्विक समुदाय को याद दिलाता है कि स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें निभानी है। हाँ, और ऐसा ही बात हमारे भी साथियों ने भी लिखकर भेजी है कि आज 17 जुलाई है और आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस दोनों मनाए जा रहे हैं। मतलब ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है आज। इन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके और पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता दी जा सके। बिल्कुल। श्रोता लिखते हैं कि 17 जुलाई उन सभी लोगों को एकजुट करता है
है जो न्याय का समर्थन करना चाहते हैं, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधों को रोकने में मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक साथी ने लिखा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, आईसीसी के कार्य और न्याय प्रशासन में इसके योगदान का सम्मान करने के लिए इसे मनाया जाता है। बिल्कुल। और शिवाली जी, ये दिन 1998 में रोम संविधि यानी कि वो संधि जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसको अपनाए जाने की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। ये दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था और तब से ये आईसीसी के कामों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के महत्व को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। तो देखिए, हमारे साथियों ने भी लिखा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र तथा दंड से मुक्ति के मुद्दे को संबोधित करने तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। बिल्कुल। तो शांति सब जगह होनी चाहिए, देश में भी न्याय व्यवस्था होती है और इसके साथ में दुनिया की जो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बने कि जैसे कि अपराध हो, जैसे कि जो युद्ध अपराध हैं उसमें नरसंहार हो रहा है, इसके लिए बहुत से देशों, जो अगर देश में किसी युद्ध अपराध में शामिल है देश, तो उस पर बहुत सी पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो इसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि जिसके जरिए उनको थोड़ी ऐसा सजा की तरह ये पाबंदियां होती हैं उस देश के ऊपर। बहुत। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। तो अब हम गाने की ओर बढ़ें क्या? बिल्कुल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं
जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आरती, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा दो। हाँ। बड़ा ही एक अंदाज था रफ़ी साहब का गाने में। इस गाने में एक अलग ही अंदाज था। हम दोनों फिल्म का ये गाना था, साहिर लुधियानवी के बोल थे और जयदेव का संगीत। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा संदेश। बिल्कुल। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आरती, इस गाने के पहले जब हमने एक संदेश सुनवाया था जो 90 वर्ष को लेकर था जी प्रसारण के, तो उसी के लिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं 90 वर्षों तक सबके जीवन में संगीत भरने के लिए। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब क्या इरादा है? अब हमारा इरादा है, अब हम बात करना चाहते हैं इमोजी के ऊपर। थोड़ा सा अपने चेहरे को अलग अलग तरीके से जो बना के भेजते हैं, मतलब जो इमोजीज होते हैं उनको अपने फोन के माध्यम से हम जो भेजते हैं, तो वो इतने भावनाएं लिए होते हैं, इतने ज्यादा, मतलब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हर चीज का इमोजी दिख जाता है। हाँ, जब हम देखते हैं। कभी आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों के भी तरह तरह के इमोजी आते हैं, कहीं गुस्सा करते हुए, कहीं हंसते हुए, कहीं लालच करते हुए, कहीं मुंह चिढ़ाते हुए, अलग अलग तरीके के। और परिवहन में चल रहे हैं बस है इस तरीके की बहुत सी, हर तरीके का, मतलब आप सोच सकते हैं जितने वो उतने आपको दिखेंगे उसमें। और हमारे श्रोता भी बहुत ही उत्साह के साथ इमोजी के बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। जी, तो ये एक अलग ही अंदाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कुछ कह जाता है, कुछ भी नहीं लिखने में, मतलब बिना शब्दों के हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। सच बात है। और बिल्कुल। और ये 17 जुलाई का दिन विश्व इमोजी दिवस और डिजिटल कैलेंडर के लिए दुनिया के कई प्रतीकात्मक चिन्हों को समर्पित है। इमोजी से पहले इमोटिकॉन्स होते थे, जिनका विकास उन भावों को व्यक्त करने के लिए किया गया जो पहले भावों से रहित थे। इमोजी एक जापानी अभिव्यक्ति शब्द है जिसको चित्र शब्द के तौर पर समझा जाता है। इसे 1990 में शिगेताका कुरिता ने बनाया था। जापानी दूरसंचार कंपनी एनटीटी डोकोमा के लिए काम करते समय कुरिता इन चित्र शब्दों को उनके पेजर्स पर एक विशेष रूप से डिजाइन करते थे, जिससे कि युवा वर्ग इनसे आकर्षित हो सके। और 2002 में लॉन्च होने के बाद से ही 17 जुलाई की तारीख लाल और काले रंग के एप्पल कैलेंडर इमोजी का अभिन्न हिस्सा रहा है। और 2007 में जब एप्पल को अपना पहला आइकॉन लॉन्च किया था जब एप्पल ने, तो जापानी बाजार पर कब्जा करने के लिए उसमें इमोजी की बोर्ड लगाया गया था। इमोजी कीबोर्ड जो होता है ना, वो लगाया गया था। हर साल नए नए इमोजी विकसित किए जाते हैं और इमोजीपीडिया के संस्थापक जेरेमी बर्ज ने विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत की थी। तो हमारे साथियों ने इस बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि ये दिन 2014 में शुरू किया गया था, जब एक इमोजी उत्साही जेरेमी बर्ज ने इमोजी के महत्व को उजागर करने के लिए एक दिन समर्पित करने का फैसला किया। और 17 जुलाई की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि एप्पल के कैलेंडर इमोजी में यही तारीख दिखती है और इमोजी ने संचार को अधिक मजेदार, प्रभावी और व्यक्तिगत बना दिया है। जी, कुछ श्रोताएं जो लिखते हैं कि इमोजी एक तरह के छोटे डिजिटल चित्र या आइकन होते हैं जो हमारी भावनाओं को चैट में या टेक्स्ट मैसेज में व्यक्त करने में मदद करते हैं। वाकई इमोजी बहुत ही उपयोगी होते हैं। कई बार जो भावनाएं हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें इमोजी के माध्यम से आसानी से और बिना झिझक के व्यक्त कर पाते हैं। इससे कई बार समय की बचत होती है, परंतु हमें इमोजी का उपयोग काफी सोच विचार करने के बाद ही करना चाहिए। हमें उनका सही मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ऐसा होता है ना कि हम अपने मोबाइल पर जस्ट प्रेस करते हैं, वो इमोजी चला जाता है। हमें भेजना कुछ होता है और वो गलती से चला कुछ और जाता है। तो विशेष रूप से इसका ध्यान अवश्य रखें कि हम
क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी कौन सी फीलिंग उन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि नमस्कार की अलग होती है, प्रणाम की है, बहुत तमाम, गुस्से की अलग है, प्यार की अलग है, बहुत सी अलग अलग तरीके की। हमारे साथी लिखते हैं कि विश्व इमोजी दिवस बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। ये हमारी फीलिंग्स, विचारों, अभिव्यक्ति का एक जरिया है। अगर कोई हमसे दूर रहता है तो हम इमोजी से उस आकस्मिक घटना का हिस्सा बन जाते हैं, किसी खुशी शोक में प्रौद्योगिकी तौर पर शरीक हो जाते हैं। हमारे लिए तो माध्यम है कि हम शो के अभिनेता अभिनेत्रियों से जुड़ते और वो भी जुड़ जाते हैं। इमोजी हमारे निजी जीवन का अहम हिस्सा है। धन्यवाद। और इन्होंने इमोजी बनाकर हम लोगों को भेजी है। जी। और बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये दिन 2014 में शुरू किया गया था, जब एक इमोजी उत्साही जेरेमी बर्ज ने इमोजी महत्व को उजागर करने के लिए इसको समर्पित करने का फैसला किया था। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इमोजी दिवस आजकल छोटी छोटी बातों में इमोजी का प्रयोग तो होता ही है। हम किसी को कोई छोटी बात बिना लिखे या बिना कहे कहना चाहते हैं तो हमें म्यूजिक का उपयोग करते ही हैं, कोई भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि इमोजी का उपयोग करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी बातों को इमोजी के बिना लिखकर कहें, और उनसे बात करने में, समझने में लोगों को आसानी भी होगी और सरलता भी होगी। बातों से बस ये रहता है कि कभी कभी समयाभाव के कारण जो है वो लोग कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं या ऑन द वे हैं, तो वो सोचते हैं कि जैसा हो जल्दी से जल्दी वो हम इमोजी के जरिए अपनी बात वहां तक पहुंचा दें। एक साथी लिखते हैं हमारे कि विश्व इमोजी दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को होने वाला एक वार्षिक अनौपचारिक अवकाश है, जिसका उद्देश्य इमोजी का जश्न मनाना है। शुरुआती पालन के बाद के वर्षों में ये इमोजी से संबंधित उत्पाद या अन्य घोषणाएं और रिलीज करने के लिए एक लोकप्रिय तिथि बन गई है। यानी 17 जुलाई का दिन जो है वो एक इमोजी डे बन गया। बिल्कुल। और इसी तरह इमोजी की बातें करते करते हम लोग अक्सर क्या होता है ना कि जब हमें कुछ कहना नहीं होता है या हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं लिख रहे हैं या हम बहुत गुस्से में, हम सामने वाले को व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हम गुस्से में, तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ गुस्से वाला मुंह फुलाए उसको भेज देंगे, इमोजी को भेज देंगे और अपनी बात कह देते हैं। वो समझ जाता है सामने वाला कि ये जरूर गुस्से में है। यानी मुझसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है। बिल्कुल। और किसी को हमें प्यार व्यक्त करना है, हम कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते या लिखना नहीं चाहते, तो हम एक हार्ट भेज सकते हैं उसे, नहीं तो एक मतलब उसमें खूब सारे जो आंखों पे भी हार्ट्स बने रहते हैं, इस तरह का इमोजी हम भेज सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने अपने जो कमेंट्स भेजे हैं उसके जरिए हम तक पहुंचाए हैं, तो इन सभी हम समझ गए इमोजी का मतलब। और जिस तरह से आप सब हमसे जुड़े हैं, हम भी आपसे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो इन सभी श्रोताओं का शुक्रिया करते हैं कि भाई विश्व इमोजी दिवस पे हम सबको इतनी इमोजीज भेजी और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख भेजी हैं। तो इसी बात पर एक गाना हो जाए। बिल्कुल। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
बातें जीवन का हासिल है, पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है दिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे। भाई आरती, आज तो आप गाने बड़े अच्छे अच्छे सुनवा रही हैं, तो खो गए थे गाना सुनते सुनते। तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना था, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत राहुल देव बर्मन का। अब क्या इरादा है? अब हम थोड़ा सा घूमने फिरने की बातें कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा चलना चाहिए कहीं। चलिए, ले चल रही हैं आज आप कर्नाटक। जी बिल्कुल, तो चलिए कर्नाटक बैठे यहाँ से हम कर्नाटक चलते हैं। बिल्कुल, और उसमें हम चलेंगे बिलीगिरी रंगा हिल्स की तरफ। हिल्स तो वैसे भी हिल्स कह दो ना तो फिर लगता है कि अरे वाह, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा है, सुकून भरी जगह है और हरियाली है चारों तरफ, ये एकदम सामने आ जाता है। वैसे हमारी सखी ने लिखा है कि आज के विषय बड़े मजेदार और रोचक हैं। तो हम बात करते हैं बिलीगिरी रंगा हिल्स की, जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बेंगलोर से लगभग 254 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला वन्यजीव गलियारा माना जाता है। धुंध में लिपटी पहाड़ियां, हाथियों, बाघों, तेंदुओं, भालू, जंगली सुअर और हिरणों से भरे जंगलों से भरी बिलीगिरी रंगा पहाड़ियां प्रकृति की हरियाली और वन्य जीवन से भरपूर है। और जैसे जैसे हम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तापमान गिरता जाता है और हवा में ठंडक घुलती जाती है। घुमावदार सड़कें जो घने जंगलों से घिरी रहती हैं, साथ में बीच बीच में वन्य जीवों की झलक यात्रा को रोमांच से भर देती है। और पहाड़ियों की चोटी पर स्थित बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आसपास के मनोरम दृश्यों से जो है ना, वो पर्यटकों का मन मोह लेता है। बिल्कुल, और भगवान रंगनाथ को समर्पित ये मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। साहसी लोगों के लिए बीआर हिल्स में कई सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, जिसमें आसान पैदल यात्रा से लेकर चुनौतीपूर्ण पैदल यात्राएं भी शामिल हैं। एक लोकप्रिय ट्रैक डोडा संपिगे मारा तक है, जो 2000 साल पुराना विशाल चंपा का वृक्ष है और जिसे स्थानीय सोलिगा जनजाति पवित्र मानती है। ये ट्रैक हमें घने जंगलों और झरनों से होकर ले जाता है। मतलब इतना पुराना पेड़ है, सोचिए इतना पुराना पेड़ है। और इस बारे में हम और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। ठीक है। लीजिए आरती, छोटा सा अंतराल था, पलक झपकी और अंतराल पूरा हो गया। हम फिर से हाजिर हो गए और एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे श्रोता हैं, सखियां सहेलियां हैं, वो भी हमसे जुड़ी होंगी। तो हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे, हम कहाँ ले चल रही थी आप हमें? कर्नाटक के बिलीगिरी रंगा हिल्स की तरफ, जहाँ जो बिल्कुल हरियाली से तो भरा हुआ है, वन्य जीव भी वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। हाँ, और जो वन्य जीव प्रेमी है ना, वो बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य को देख सकते हैं। ये बाघों, पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। अभ्यारण्य में सफारी में इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर देती हैं। और अभ्यारण्य में पर्णपाती जंगलों से लेकर शोला घास के मैदानों तक वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता भी पाई जाती है। ये मंदिर 500 से ज्यादा सालों से तीर्थ का स्थान है। 500 साल समझ लीजिए आप। यहाँ अप्रैल में मंदिर का वार्षिक रथोत्सव मनाया जाता है। जी, और बीआर हिल्स की यानी कि बिलीगिरी रंगा हिल्स की यात्रा का एक मुख्य आकर्षण सेलिगा जनजाति से बातचीत करने का अवसर भी है, शेफाली जी, जो सदियों से जंगल में रहती आई हैं।
जंगल, औषधीय पौधों और स्थायी जीवन पद्धतियों के बारे में उनका पारंपरिक ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और प्रकृति से गहराई से जुड़ी जीवन शैली के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। वो सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लेना या सेलिगा गांव में समय बिताना एक सुखद अनुभव है और जिससे स्थानीय संस्कृतियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती है। और वैसे ही हमारे एक साथी ने लिखा, इनका मैसेज बहुत लंबा है लेकिन मैं लास्ट का इनका बता रही हूँ कि बिलीगिरी रंगा हिल्स में भगवान रंगनाथ को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और आगे ये लिखते हैं कि अक्टूबर से मार्च तक का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जब मौसम जो होता है वो बड़ा सुहावना होता है। जी और यहाँ पर बीआरटी वन्यजीव अभ्यारण्य, डोडा संपिगे मारा, होंगनूर, हिरिकेरे झील और मुथाथी जैसी सुंदर जगहों को देखकर प्रकृति के जादू को महसूस कर सकते हैं। मतलब वो नेचर से भरा हुआ है यहाँ। मतलब आप एक आंख बंद करके कल्पना कीजिए कितना खूबसूरत होगा वो जगह। आप जब शहरों में रह रहे हैं, आपको चारों तरफ बिल्डिंगे हैं, एकदम कंक्रीट के पूरे शहर में रह रहे हैं और जब आप सोचते हैं ना कि आप हरियाली के बारे में सोचते हैं, जब आप थोड़ी समय भी वहां पे बिताते हैं ना जाकर, तो एकदम सुकून आ जाता है। जो तनाव होता है, जो भी परेशानियां होती हैं, एकदम छूमंतर हो जाती हैं। सही बात है। जीवन में सभी के साथ परेशानियां हैं लेकिन कुछ सुकून के पल ऐसी जगह पर हमें मिलते हैं। और यहाँ पर कांचीकोट किले के खंडहर भी हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शिवन समुद्र के गंगाराज ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में करवाया था। और इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है जो बीआर हिल्स से लगभग 92 किलोमीटर दूर है। यहाँ की यात्रा हरे भरे जंगलों और अनोखे गांवों से होकर गुजरती है। जी, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 874 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कई तरह की वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, गौर और हिरण और भी कई प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पक्षियों की 100 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। बिलीगिरी रंगा हिल्स की जलवायु बहुत ही आनंददायक है। यहाँ गर्मियां हल्की और मानसून हरियाली से भरा होता है। और बीआर हिल्स का अनुभव लेने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो है जंगल में बनी लॉजेज हैं, जहाँ प्रकृति के करीब रहकर आप इसका आनंद ले सकते हैं। मतलब आप उस लॉज में जब रुकेंगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऐसा लगता है कि ना हम बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सफारी के माध्यम से आप जंगल और जानवरों को करीब से देख सकेंगे। आप यहाँ जंगली हाथी, गौर, चीतल, सांभर, भौंकने वाले हिरण, 4 सींग वाले एंटीलोप आदि जीवों को देख सकते हैं। और यहाँ उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है। अरे वाह, ये तो हमने पहली बार सुना, उड़ने वाली गिलहरी। ये वन्य क्षेत्र 254 पक्षी प्रजातियों को भी सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। वैसे आरती, यहाँ पहुंचने के लिए मैसूर घरेलू हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जो 79 किलोमीटर दूर है और निकटतम रेलवे स्टेशन है मैसूर स्टेशन। और कार से जाना हो तो बेंगलोर से बीआर टाइगर रिजर्व तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आप भी अपनी प्रोग्राम बना लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए और चलते हैं फिर उधर। बिल्कुल, चलिए एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ दिन 2-4 दिन वहां पर रहकर बड़े सुकून से एकदम तरोताजा होकर वापस आते हैं। वापस फिर से सखी सहेली के मंच पर हाजिर हो जाते हैं। जी हाँ, चलिए। हमरे गाँव
तो जरूर हम लोग चलेंगे कर्नाटक के, और हमारे श्रोता और सखियों ने जो भी सुना होगा वो भी जरूर प्लान बिल्कुल, और अनोखे गाँव से गुजरेंगे। हाँ बिल्कुल। और बड़ा ही प्यारा गीत भी आपने इसी से जुड़ा सुनवाया। प्रोफेसर फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब चलिए बचपन की ओर निकल चलते हैं। बिल्कुल, बचपन की ओर तो हम लोग वैसे भी रहते ही हैं अक्सर। वैसे हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता ही रहता है, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बचपन का एक हिस्सा उसके भीतर जरूर जिंदा रहता है, और रखना भी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि बचपन जब केवल मस्ती ही मस्ती होती थी, हमारा बचपन तितली की तरह बेफिक्र उड़ता, चिड़िया की तरह चहकता और गिलहरी की तरह फुदकता हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सच में ऐसे ही रहा। बारिश की पहली फुहार का बेसब्री से हमें इंतजार रहता था, और बूंदे धरती पर गिरी नहीं कि हथेली जो थी हमारी उसे सहेजने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ जाती थी। सच में जी। और बारिश में भीगने का ऐसा जुनून होता था कि भरी दोपहरी में घर के सारे लोग सो रहे हो, तब चुपके चुपके दबे पांव धीरे से घर के दरवाजे खोलकर घर से बाहर निकल जाते थे। और फिर क्या करते थे हम? अरे अपने सखियों को सबको आवाज देनी शुरू लेते थे। जल्दी निकलो, बारिश शुरू हो गई है। आपने तो बिल्कुल बचपन में मुझे भेज दिया। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, और हमेशा घर में चारों ओर बस घूमते रहना, भागते रहना, मम्मी के पीछे पल्लू पकड़ के घूमते रहना। मतलब वो बचपन एक अलग ही अंदाज में रहता था, है ना। और किसी को हम उस समय खिड़की से पुकारते, तो किसी पक्षी या जानवर की आवाज के इशारे से पुकारते। और फिर जब बारिश की बात चलती है तो खूब खेलते बारिश में, और मूसलाधार बारिश में उफान आए पोखरों, या फिर बारिश से जो भर आती है ना ढेर सारे पानी में, उसमें कागज की कश्ती तैराना तो कभी भूल ही नहीं सकते। आप भूली हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब ना कपड़े भीगने का डर होता था और न पिटाई का डर होता था। बिल्कुल हम भले ही ये कहते रहे कि भला ये भी कोई उम्र है जो हम अपने बचपन जैसी हरकतें करें, पर आरती मन कहाँ मानता है, वो हमसे करा ही लेता है कोई न कोई हरकत, जिसे हम बचपन में बार बार करते थे, जैसे बारिश में भीगना। जी। और हाँ, अब हम थोड़ा हिचक जाते हैं कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया हमें। हमारे बड़े होने के साथ ही हम जीवन के गंभीर हिस्से में आ जाते हैं, और इसी कारण हम सहज होना और उत्साह से भरकर उस चीज का आनंद उठाना भूल जाते हैं, है ना। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बड़े होने पर हम जो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है, तो फिर हमारे हर काम का विश्लेषण कर रहा है, असल में तो वो भी चिंतित सोच रहा होगा ना कि कोई उसे जज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों इसकी चिंता करें, कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे में क्या सोच रहा है। बस आनंद उठाइए ताकि अपने को खुशी मिल सके। बिल्कुल। तो हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि बचपन हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वहीं दूसरे सखी ने लिखा है कि भाई वाह, बचपन को सहेजें क्या, उसे भूल ही नहीं पाते। आज उम्र के इस पड़ाव पर आंखों में तैर गया। बचपन में गुट्टे खेलना और सिकड़ी, रस्सी, छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, कंचे खेलना, टायर दंडी से दौड़ना, साइकिल चलाना, सब मस्ती भरे दिन थे, आज याद आ गए। और जैसे वो भी होता है ना, एक इक्खट दुक्खट जैसा खेल होता था, याद है आपको? अरे बहुत। जिसमें वो 1 2 3 4 से 8 तक बनाते थे, और गोटी डालकर उस पे पैर से बिल्कुल। तो यानी वो बचपन का जो दौर था, वो मन तो आज भी बहुत कुछ होता है बचपन की तरह से खेलने कूदने का, लेकिन कभी कभी इंसान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर उम्र का भी इंसान ये सोचता है कि अरे हम वही बचपन का खेल खेलेंगे तो वही बात आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। जी बिल्कुल। और हम बस देखिए, इसलिए हम क्या होता है ना, ये सोचते हैं ना दूसरों के बारे में, तो इसीलिए हम अपने अंदर छुपे उस बचपन को हमेशा भूल जाते हैं, जबकि उसे हमें अपने ताउम्र अपने साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं तो हम बस वहीं रहेंगे जहां हम बैठे हुए। सही है ना। और जीवन का जो जादुई बक्सा हम अपने साथ लेकर आए, है ना, उसमें इतने तरह तरह के रंग हैं, खुशी के, हंसी के, हर तरह के रंग हैं उसके अंदर, है ना। और उसमें इतने तरह के औजार हैं जिसको अगर हम निकालें तो अपने आप को तराश सकते हैं, अपने बचपन को तराश सकते हैं, अपने आप को तराश सकते हैं। तो जब हम खुश रहेंगे ना, तो हम पॉजिटिव रहेंगे, और अपने साथ साथ अपने सामने जो आसपास के लोग हैं वहां भी हम पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। और जब हम खुद पर कुछ करने लगेंगे तो हम जीवन को जीने का सलीका भी सीख लेंगे, और दूसरे क्या सोचेंगे इस सोच को दूसरों पर ही छोड़ दो भाई। और ऐसा करने पर हम अपने मन के अंदर के बंधन को तोड़ सकेंगे, और वैसे ही जैसे आपने कहा कि आजाद होकर जी सकेंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए होता है, सिर्फ काटने के लिए नहीं होता है।
जी, है ना, बच्चों की तरह एकदम आजाद और दूसरों की नजरबंदी से बेफिक्र जीवन। और ये कमाल तभी होगा जब हम बस उस एक मुट्ठी भर बचपन को सहेजेंगे अपने अंदर। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि सहेज कर रखें एक मुट्ठी बचपन। अरे मैं तो कहती हूँ एक मुट्ठी क्या, दिल तो अभी बच्चा है, हमें अपने पूरे बचपन को ही सहेज कर रखना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारियों के पीछे इतना दब जाते हैं कि अपने बचपन को जीना भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो छोटा सा बच्चा बसता है वो कहीं खो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बचपन को सहेजें। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे तो नहीं हटेंगे, ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को किनारे रखकर अपने आप के लिए जीने की कोशिश करें। अपने आप को समय दें। इस तरीके से आप अपने लिए समय, अपनी हॉबीज और अपने बचपन सब सहेज कर रख सकते हैं। इतना मत खाओ, अपने आप को खो दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों के पीछे अपने आप को भूल जाएं। हम हमारी एक सखी ने लिखा है कि बचपन की यादें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये हम जो यादें हैं हमें खुशी, उत्साह और प्रेरणा देती हैं। बचपन की भावनाएं जैसे मासूमियत, खुशी, उत्साह, आश्चर्य, ये हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती हैं। और बचपन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है, कैसे दूसरों से जुड़ना है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना, इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर की रचनात्मकता, कल्पना और जिज्ञासा को कभी नहीं खोना चाहिए। बचपन हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे पाई जाती है और जीवन को आश्चर्य और उत्साह से कैसे देखा जाता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की याद हमेशा से हमारे जहन में बैठी हुई है। वो यादें, वो मस्ती, पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं होता था, बारिश में सरकुंडी खेलते थे, धूप रहती थी इसलिए दोपहर को बैठे खेल जैसे कैरम, बिजनेस, ताश, बुद्धिबल वगैरह। फिर ये गाना याद आता है, वो दिन याद करो और उसी में डूब जाओ। बिल्कुल। और एक साथी ने लिखा है कि बड़े होने के बाद भी हम लोग अपने बचपन की शैतानियों और मस्ती को याद करके हंसते हैं। अपने बच्चों को हंस हंस कर अपने बचपन की चकल्लस भरी बातें सुनाते हैं। बिल्कुल, जब ऐसा होता है घर वाले सब साथ में बैठते हैं तो माता पिता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब अपनी बातें बताते हैं। बहुत सारे आरती इससे हमें अनुभव भी मिलते हैं और सीख मिलती है कि सही मायनों में जीवन को कैसे जिया जाए। जी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले।
आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कितना प्यारा गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, तेरे घर के सामने फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत का जादू SD बर्मन का। क्या बात है आरती, आज आपके पिटारे में गाने भी एक से बढ़कर एक। अच्छा, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था बचपन के बारे में, तो हमारे कुछ साथियों का कहना है कि नटखटपन की गुदगुदी कभी न भूलें, तनाव में भी खिलखिलाने की आदत रखें, यही है असली जिंदगी की पूंजी, बस एक मुट्ठी बचपन हमेशा दिल में रखें। तो वहीं एक साथी ने यह भी लिखा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपनी जिंदगी अपने तरह से, अपने तरीके से जिएंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे साथियों ने अभी भी बहुत सारी उस बारे में लिखते बिल्कुल। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। क्या बात है। ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया है कि एक मुट्ठी बचपन सहेजे रखें, काफी बाल सुलभ मुद्दा है। बचपन तो हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारे बचपन में हम पूरा वक्त अध्ययन करते थे और दादा दादी नाना नानी का खूब प्यार मिला। हम राजकीय विद्यालयों के वॉलीबॉल भी खेलते थे, हम मंदिरों में क्रीड़ा करते थे। अब का बचपन वीडियो गेम में तब्दील हो गया, बच्चे बाहर निकलना भूल गए, इस तरह तो उनका फैट बढ़ जाता है। हमारे जिले में कुछ चुनिंदा ही बच्चे हैं जो शाम को निकलते हैं, यानी बदलते वक्त के साथ जो है वो बचपन में भी चेंजेस आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ बचपन को संजोए रखने के लिए अपनी रचनात्मकता और कल्पना को जीवित रखना, अपने अंदर के बच्चे को पोषण देना और उन चीजों को करना शामिल है जो आपको खुशी देती हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पुरानी यादों को याद करना, उन स्थानों पर जाना जहां आप बड़े हुए हैं और उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपको बचपन की याद दिलाते हैं, आपको अपने बचपन से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बचपन के ढेर सारे हमारे पास कमेंट्स आ चुके हैं। एक साथी ने लिखा है कि हम अपने बचपन को इसलिए बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो जीवन का सबसे सुंदर समय था, चिंताओं से दूर, मस्ती से भरपूर। वो समय आज के समय से बहुत अच्छा था, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम आज खुश नहीं हैं। हो सकता है हम खुश हों, पर वो बीते हुए पल, जिए हुए लम्हे, उनसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं अपने मुहावरों और कहावतों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथी भी बहुत सारी मुहावरों वगैरह उन्होंने भी लिखकर भेज दिए हैं। जी, है ना। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरे भाषा को मजेदार तो बनाते ही हैं, इनको सुनना और समझना भी बहुत आनंददायक है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग अक्सर मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं, जिसे सुनकर गंभीर बात भी कई बार हास्य का रूप ले लेती है। तो कभी हास्यात्मक तरीके से कहे गए मुहावरे अपने गंभीर अर्थ को श्रोता तक के मर्म तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। हमारी एक साथी लिखती हैं कि बहुत बेहतरीन विषय और बातचीत चल रही है। बचपन कभी भी जाए ना, बचपन में झगड़ना, मिलना, बात बात पर रूठना, फिर तुरंत मनाने पर मन जाना, खुलकर हंसना और हंसाना कहाँ कठिन है। जी बिल्कुल। यानी सब जो है वो अपने अपने हम लोगों से अपने अपने दिल की बातें इसमें शेयर कर रही हैं। तो जैसे कि हम अजब गजब मुहावरे और कहावतों पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे प्रचलित मुहावरा है आंख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा। और कहावत या लोकोक्ति जैसा कि नाम से जाहिर है कि लोगों द्वारा कही गई कोई भी बात, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति या कहावत है। ये सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, तमाम भाषाओं में ये मुहावरे और लोकोक्तियां प्रयोग की जाती हैं। स्कूलों में भी बच्चों को कहा जाता है कि पत्र लेखन या निबंध लिखते समय मुहावरों का प्रयोग करें। और कभी कभी तो वो मुहावरे दे देते थे, उसका अर्थ भी मांगते थे कि आप बताइए कि इसका है ना। ये तो आज भी है। आप चाहे कोई किसी भी भाषा में, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, वो उसमें आपको अगर ये सब चीजें करनी है, पत्र लेखन करना है या फिर आपको निबंध ही लिखना है, तो आपको उसी में आपको जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे मुहावरों का, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए ना, आज ऐसा ही एक वाकया हो गया ना स्टूडियो में कि भाई जिस चेयर पर हम बैठे थे बहुत मजेदार। भाई इस चेयर से तो हम सुबह से मशक्कत कर रहे थे कि ये किसी तरह मान जाए, ठीक से बैठ जाए, लेकिन जब वो नहीं फिट बैठ रही है चेयर, तो मैंने अपने इंजीनियर साहब से कहा कि भाई देखिए ये चेयर
की कुछ प्रॉब्लम है, तब वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी चेयर है, ये आप कहाँ से ले आई? मैंने कहा भाई मुझे तो यहाँ मिली। बोले कि ये तो हमारी चेयर है, इसीलिए आप शायद इस पर ठीक से नहीं बैठ पा रही हैं। तब मैंने कहा, मैंने छूटते ही उनसे कहा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। ये बात तो ये होगी। मैंने कहा कि भाई जिसका बंदर उसी से नाचे, यानी भाई जिसकी ये कुर्सी है ये उसी के बात मानेगी, ये हमारी कुर्सी है नहीं, उनकी कुर्सी उन्हीं की बात मानेगी। बिल्कुल। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें मुहावरे निकल ही आते हैं। जी। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कहावतों की भी अजब गजब दुनिया होती है, भाषा कोई भी हो उस कम शब्दों में पढ़कर गागर में सागर जैसा ज्ञान मिलता है। कुछ गुजराती कहावतें लिखी इन्होंने, ना बोलवा मा नव गुण, मतलब कुछ भी नहीं बोलने में 9 गुण होते हैं। संप त्याम जपम, मतलब एकता में ही शक्ति होती है। दूर थी डूंगरा रालियमड़ा, डूंगर मतलब पहाड़ दूर से देखने में ही सुहाने लगते हैं। बांधी मुट्ठी लाखनी, मतलब बंद मुट्ठी लाख की, यानी गोपनीयता रखने में ही भलाई होती है। लागे तो तीर नहीं तो तुक्को, मतलब निशाना लगे तो तीर नहीं तो तुक्का। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी इन्होंने और भी लिखी हुई है। तो इस तरह से बहुत सी भेजी है। एक श्रोता ने भेजी है कि सूप तो सूप छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद, मतलब मौका हाथ लगते ही अयोग्य व्यक्ति भी उपदेश देने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि वे विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करने में मदद करते हैं। ये उदाहरण के लिए जैसे एक पंथ दो काज कहने से आप एक ही काम से 2 फायदे के विचार को अधिक संक्षेप में कर सकते हैं जी। और तो इस तरीके से ढेर सारी चीजें जो हैं मुहावरों के जरिए हम अपनी बातचीत करते हैं। अब एक कमेंट आया है जो लिखते हैं कि हम प्रतिदिन जीवन में अपनी बातचीत में कई बार कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। कहावतें हमारे लोक जीवन का प्रतिबिंब होती हैं और जीवन के सत्य को प्रकट करती हैं। इनमें सदाचार की प्रेरणाएं होती हैं। इन्हें हम असल लोक जीवन का नीति शास्त्र भी कह सकते हैं। तो वहीं एक वाह क्या बात है, खूब ढेर सारे भेजे इन्होंने। तो लिखते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कोई कार्य न कर पाने पर बहाना बनाना। सरिता को सब्जी काटना तो आता ही नहीं और कहती है कि चाकू ही बिना धार का है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अध जल गगरी छलकत जाए। जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वो अपने आप को ज्यादा विद्वान होने का दिखावा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो मुहावरे हैं वो हमारे साथियों ने भी हमें लिख भेजे हैं जी। एक मैं श्रोता जो लिखती हैं कि इन्होंने बुंदेली कहावतें भेजी हैं कुछ। तो लिखती हैं कि असुआ न मसुआ, भैंस कैसे न कुआ, यानी इसका मतलब है कि बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता। अक्कल पे पत्थरा पड़ गए, इसका मतलब है कि किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है या फिर वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। अकेली हर दसिया सबरो गांव रसिया, इसका मतलब है एक व्यक्ति जो अकेला है वो पूरे गांव के लिए आकर्षण का विषय हो सकता है। और इस तरीके की इन्होंने बहुत से भेजे हैं और बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कहावतें और मुहावरे भेजे हैं कि समझ नहीं आता कि किसको छोड़े किसको छोड़े। बिल्कुल। और समय सीमा भी हो जाती है ऐसी कि हम चाह कर भी बहुत सारे चीजों को शामिल नहीं कर पाते। बहरहाल लेकिन इन सबको हमने समेट लिया बहुत सारे हमने समेट लिए और इन सबका प्रयोग करेंगे जी। और गाना भी तो समेटना है। बिल्कुल बिल्कुल। सुन तुम सा जो कोई महबूब मिले
गाना बना आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का गाना था और अब हम लेते हैं इजाजत आप सभी को शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।